दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज एक नए महीने की शुरुआत हो रही है। आज है 1 मार्च। तो 1 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है उसमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए जो प्रश्नों की संख्या है वो लिमिटेड होती है। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होती है, इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं और मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को स्किप न करिएगा, पूरी बात सुनने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो अभी शाम को जो यूपीपीसीएस प्री परीक्षा का रिजल्ट आया है वर्ष 2024 का, तो जिन छात्रों ने मेंस के लिए क्वालिफाई किया है उनको बहुत बहुत बधाई एवं भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। साथ ही जिन छात्रों ने उसमें सफलता नहीं पाई किसी कारणवश, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। आगे भी परीक्षाएं लगी हुई हैं। खासकर जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है वो उसमें लग जाएं और जिनकी आरओ की परीक्षा है उसमें उनको जी जान से लग जाना चाहिए। देखिए साथियों, ये बात मेरे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं इस दर्द को समझता हूँ कि प्री परीक्षा को डिस्क्वालीफाई करना कितना कठिन होता है, उसको बिताना, उस पल को भूलना। एक चीज और है, अगर मेरी अपनी गलती हो, किसी स्टूडेंट की अपनी गलती हो और उसकी वजह से वह परीक्षा फेल होता है, तो बात समझ में आती है कि चलो वह स्टूडेंट भी सोचता है कि हमने इतनी मेहनत नहीं की। लेकिन जब आपको यह पता चलता है कि आयोग ने 14 से 16 प्रश्नों में परिवर्तन किया है, ठीक है। देखिए, ये डाटा एग्जैक्ट नहीं है, मुझे भी लोगों ने बताया है, तो मैं इस पे कोई दावा नहीं करता कि यह सही ही है, लेकिन आयोग ने परिवर्तन तो किया है, लेकिन प्रश्नों का नंबर कितना है यह मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो अगर मान लीजिए 14 से 16 प्रश्नों में परिवर्तन किया है आयोग ने, तो बताइए एक स्टूडेंट बेचारा क्या करेगा, कितने क्वेश्चन करेगा। सुनने में आ रहा है किसी का 80 पे हुआ है, 80 प्लस पे, और किसी का नहीं हुआ है, ठीक है। तो किसी का हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, किसी का उससे कम पे 75 पे हो गया है, किसी का 78 पे नहीं हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के रिजल्ट आए हैं। इससे बड़ी हताशा होती है, बड़ी निराशा होती है, क्योंकि एक छात्र जब सामने पेपर देखता है, 150 प्रश्नों को देखता है, तो वो उसको उस हिसाब से मतलब प्रश्नों को करने का प्रयास करता है कि वह प्री परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन बाद में जब खेल होता है तो उसमें क्या होता है कि आयोग कहता है कि 14 से 16 प्रश्न गलत हैं। अरे, अगर आप 150 प्रश्नों को सही तरीके से नहीं बना सकते हैं और 14 से 16 प्रश्नों को आप गलत बताते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे या तो आपने सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया है, और या आपके एक्सपर्ट ऐसे नहीं है। तो ये आज की समस्या थोड़ी है, ये समस्या तो काफी दिनों से चल रही है। जब 10 से 12 प्रश्न गलत आते हैं, 15 प्रश्न गलत आते हैं, और आयोग हर बार जो है इन प्रश्नों के उत्तर बदल के वो रिजल्ट जारी कर देता है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई की है। जिनका स्कोर ज्यादा रहता है, पता चला किसी का स्कोर 85 है और उनमें से 14 प्रश्न कट गए, ठीक है। 14 नहीं, अगर 8 प्रश्न ही कट गए तो कितना हो गया बताइए? वो तो घट के नीचे आ गया। और किसी ने अगर 74-75 प्रश्न नहीं किया है और उसके में 8 जुड़ गया, तो वो क्या किया? वो 85 वाले को लीड कर गया। तो इसमें स्टूडेंट की गलती कहाँ है? तो क्या हम प्री परीक्षा को पूरी तरह भाग्य के भरोसे छोड़ दें? हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। आयोग को इन सब प्रश्नों के जवाब देने चाहिए, और हमें भी आयोग से यह प्रश्न पूछने का अधिकार है कि आप 150 प्रश्नों को अगर सुचारू रूप से नहीं बनवा सकते हैं, सही सही नहीं बनवा सकते हैं, तो क्या गारंटी है कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं? ठीक है, इस ईमानदारी पे तो प्रश्न चिन्ह है 100%, ठीक है। खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जो छात्र हमसे जुड़े हैं, उनसे भी मैं बार बार यही कहना चाहता हूं कि जो पढ़ाई है, पढ़ाई का लेवल कोई ऐसा नहीं होता है कि आपने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपने वही प्रश्न पढ़े हैं जो परीक्षा में आने हैं। पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है और हमें हमेशा अपने स्तर को उठाते रहना चाहिए, ठीक है ना। और इन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, अगर ऐसे प्रश्न आएंगे कि 14 से 16 प्रश्न गलत हो जाते हैं, हायर में भी हुआ है, हर बार ऐसा होता है कि नहीं कुछ तो 4 प्रश्न गलत कर दिए, जहां 0.25 0.50 0.10 से सिलेक्शन रुकता है, वहां पे अगर 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, 10 प्रश्न आप काट देंगे, तो बताइए एक स्टूडेंट के भविष्य के साथ आपने तो मजाक कर दिया। तो आयोगों को इससे थोड़ा सा नसीहत लेने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि बच्चों के भविष्य के साथ मजाक ना करें, खिलवाड़ ना करें। और बच्चे दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं और उनका समर्थन करना चाहिए। और एक भी प्रश्न, अगर किसी भी एक्सपर्ट ने एक भी प्रश्न गलत बनाए हैं, तो पहले उसका भविष्य खराब कर देना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि हम पैसे देते हैं, हम बनवाते हैं, हम आपका सिलेक्शन किए हैं, आपकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए आपको आपका सिलेक्शन किया गया है पेपर एक्सपर्ट के रूप में, और अगर आप उसमें अक्षम है तो सबसे पहले उसके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को न तो स्कूल में पढ़ाने का अधिकार है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कोई टीचर हो। अगर वह एक्सपर्ट है और वह 10 प्रश्न कायदे का नहीं बना सकता है तो उसे बिल्कुल भी परीक्षा में किसी भी विद्यालय में पढ़ाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसकी समझ गंदी है, वो जानता नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब टीचरों का भी बहिष्कार होना चाहिए, जो एक्सपर्ट है, जो वहां पेपर बनाने जाते हैं उनको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, और भविष्य में उनकी सेवाओं से भी उन्हें मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है, आप क्यों चले आते हैं। ये मजाक थोड़ी है कि अगर आपने 10-15 प्रश्न गलत बनाए हैं और आप छात्रों के साथ खेल रहे हैं क्या। एक साल कोई लड़का मेहनत करता है, एक साल 1.5 साल में ये परीक्षा होती है, और उसके बाद रिजल्ट आता है, आप 15 प्रश्न 20 प्रश्न बताइए, 10% प्रश्न अगर गलत दे जाते हैं आप, तो 10% कम होता है किसी परीक्षा के लिए। तो ये पूरी मजाक हो गई है, ये पूरी प्रक्रिया जो है संदिग्ध है, ठीक। बाद में यही कह दिया जाता है कि छात्र मेहनत से पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो सारा दोष हमें ही झेलना है। तो इसलिए जिन छात्रों का नहीं हुआ है, भाई देखिए, आपका दुख आपका है, बिल्कुल सही बात है, हम उस लेवल तक नहीं समझ सकते, लेकिन महसूस कर रहे हैं कि सही बात है, कष्ट बहुत होता है। मैं सिर्फ यहाँ से सांत्वना दे सकता हूँ, लेकिन वो जो दर्द जिससे आप गुजर रहे हैं, वो वहां तक तो खैर वो आपकी ही पहुंच है, ठीक है, सब लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो आगे के लिए आप मेहनत करिए, फिर से हिम्मत जुटाइए और फिर से लगिए, क्योंकि जो चीजें गुजर गई हैं उस पर बहुत पश्चाताप करने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। जो कमियां रह गई हैं उसको सुधारने का प्रयास करिए, ठीक है। साथ ही दोस्तों एक बात और आपसे कहनी है, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से संबंधित छात्र हैं, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजें लगातार देख रहे हैं, उन छात्रों से मुझे यह कहना है कि जो डेली करंट अफेयर्स की हमारी वीडियो है, आप लोगों का सुझाव है कि 28 फरवरी तक की करंट अफेयर सफिशियंट है, और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में इससे अधिक की करंट अफेयर्स नहीं आएगी, ठीक है। हम आपकी सुझाव से सहमत हैं और आपकी सुझाव को मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है, यह वीडियो हमारी अनवरत जारी रहेगी। जानते हैं, हमने जो ये चैनल चलाया है, ये सिर्फ इसलिए नहीं चलाया है कि केवल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए चलाया है। मैंने ये चैनल चलाया है यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए चलाया है, आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए चलाया है, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा के लिए चलाया है, बीपीएससी की परीक्षा के लिए चलाया है, और जितनी भी परीक्षाएं हैं जहां जीएस पूछा जाता है और जहां पे हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, जहां भी ऐसी चीजें पूछी और जहां करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ठीक है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इन सभी परीक्षाओं के लिए मैंने यह चैनल चलाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ये चैनल चलाने का जो उद्देश्य है, बहुत से छात्र अभी भी हमारे ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी नामी गिरामी कोचिंगों में एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं कि वो थोड़ी मोड़ी फीस देके इधर उधर से बैच ज्वाइन कर लेते हैं। बाद में क्या होता है कि उनको 2-4 क्लास अच्छी मिल जाती है, थोड़े बहुत नोट्स मिल जाते हैं, और धीरे धीरे उनका वो जो थोड़ा सा पैसा लगाए रहते हैं वो भी डूब जाता है, ठीक है। तो मेरा जो टारगेट है वो ऐसे छात्रों की मदद करना है कि जो छात्र आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है, जो बहुत बड़ी कोचिंगों में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छा पढ़ने की है। तो जिनकी पढ़ने की इच्छा है उनको पढ़ाने के लिए हमने इस चैनल को शुरू किया है। केवल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हमारा टारगेट नहीं है, ये सभी परीक्षाएं हमारा टारगेट है, चाहे वो यूपी पीसीएस की हो, चाहे आरओ एआरओ की हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, ठीक है ना। साथ ही यूजीसी नेट की परीक्षा हो, ठीक है, जिस भी परीक्षा के जो भी परीक्षा जिसमें जीएस के प्रश्न आते हैं, ऐसी सभी परीक्षाओं के लिए मैंने इस चैनल को चलाया है। और इसमें मैं सिर्फ उतना ही मैटर दूंगा किसी भी परीक्षा के लिए। देखिए, एक होता है कि वीडियो पे वीडियो बनाते जाएंगे, बहुत ज्यादा मैटर दे देंगे, एक ही प्रश्न के लिए हम 10 वीडियो बनाएंगे, एक ऐसा होता है। लेकिन जो हमारा टारगेट है आप अपनी चीजें पढ़ते रहिए, अपनी पुस्तकों का अध्ययन करते रहिए, अपने विषय का अध्ययन करते रहिए। हम जो हमें अच्छा लगेगा, जो लगेगा कि परीक्षा उपयोगी चीजें हैं, उससे रिलेटेड जितना मैटर हो सकता है, जितना संभव है, मैं देने का प्रयास करता हूं। क्योंकि मैं व्यक्तिगत सारी चीजों को कवर करता हूं, व्यक्तिगत चीजों को लिखता हूं, इसलिए मेरी वीडियो आने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा, समय लगा मतलब लगता है, थोड़ा समय देना पड़ता है आपको। और जब चीजें आती हैं तो मेरा उद्देश्य रहता है कि जिस टॉपिक को पढ़ते हुए हम जाएं, उस टॉपिक से कोई चीज बच न जाए। हो सकता है कि दोबारा हम उस टॉपिक पे लौट ना पाए, इसलिए जिस चीज को हम पढ़ाते हैं उसको पूरे मन से, पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं, ताकि आप लोगों को भविष्य में आने वाली किसी भी परीक्षा में कोई मतलब दिक्कत का सामना न करना पड़े। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 सालों में परीक्षा के पैटर्न में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। 1-2 सालों में क्या हुआ है कि पहले जो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते थे, अब डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब प्रश्न जो है, प्रश्नों के इर्द गिर्द की चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो जो पैटर्न में परिवर्तन हुआ है उस हिसाब से मैं बताने का प्रयास करता हूं। इसलिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा के छात्र हैं, उनकी जो डिमांड है, जैसे आप लोग चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की मैराथन चाहते हैं आप, साथ ही आप चाहते हैं, कुछ दोस्तों ने लिखा भी था कि 25 से 30 प्रश्नों की एक सीरीज कराइए करंट अफेयर्स की। तो देखिए, आपके सिलेबस के हिसाब से
हम करंट अफेयर्स की सीरीज तैयार कर रहे हैं और धीरे धीरे 25 प्रश्न, 30 प्रश्न या 50 प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में जैसे चीजें तैयार होंगी वैसे आपके समक्ष आती जाएंगी। जितना आपको आवश्यकता है उसी हिसाब से प्रश्न उसमें समाहित रहेंगे, ठीक है। तो वो चीजें तैयार हो रही हैं, उसके लिए आप अधीर न होइए, थोड़ा समय दीजिए। और अभी तक जैसा आप लोगों ने समर्थन दिया है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने अच्छा समर्थन दिया, इसीलिए थोड़ा सा मेरा हौसला भी बढ़ता है। और एक चीज आप जान लीजिए कि चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ की हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की हो, चाहे बीपीएससी की हो, और चाहे हायर एजुकेशन की हो, ठीक है ना, चाहे एचईएससी या हायर एजुकेशन या शिक्षा सेवा चयन आयोग की हो, जो भी समझते हो आप, इन सभी परीक्षाओं की बेहतर समझ मुझे है, ठीक है ना। अब कभी इसके बारे में बहुत डिटेल से बताएंगे। इन सभी परीक्षाओं की बेहतर समझ है और इस पे मेरा कमांड भी है, ठीक है। तो इसमें कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कब कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इसकी मुझे पूरी जानकारी है। और पल पल के परिवर्तन की जानकारी है मुझे, जो भी इसमें होता है इसकी सबकी जानकारी मेरे पास है, ठीक है। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, जो चीजें आती हैं परीक्षा में और जहां से प्रश्न बनते हैं, आपने हमारी वीडियो में देखा होगा, हमने हर उस जगह को सबसे पहले छूने का प्रयास किया जहां से प्रश्न आते हैं। अगर मैंने एक वीडियो बनाई है तो ये टारगेट किया है कि उस एक वीडियो में कम से कम 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर मिल जाए। मतलब पूरी निरर्थक वीडियो बनाने का प्रयास नहीं किया। बाकी देखिए, हम पीवाईक्यू पे चलते हैं। जो पुरानी परीक्षाओं में जो पैटर्न रहा है, जो पेपर पूछे गए हैं, जो प्रश्न आए हैं, उसी के आधार पे हम पढ़ाते हैं। बाकी अगर आयोग इस बार के करंट अफेयर्स की तरह अगर तिथि देने लगे, तिथि पूछने लगे, उसके बाद दिन पूछने लगे, या कोई और ऐसा बड़ा परिवर्तन कर दे, तो फिर उसके लिए तो हम जिम्मेदार नहीं हो सकते, क्योंकि आयोग ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया, ठीक है। तो चीजों को बदल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आपको ज्यादा न पढ़ना पड़े, कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को गेन करें, ताकि आपका समय भी व्यर्थ न जाए। लेकिन हाँ, जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है ये नियमित चलती रहेगी, और चीजों के लिए हम एक एक चीज लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। मैं व्यक्तिगत इन चीजों को केयर करता हूं, देखता हूं, सारे प्रश्नों को प्रश्नावलियां तैयार करता हूं, चीजों को पढ़ता हूं, समझता हूं, तब आपके समक्ष लाता हूं, ताकि जो है आपको कोई ऐसी चीज न मिले जिससे आपका समय बर्बाद हो, ठीक है। तो प्रयास करूंगा जो भी है, और हर उस छात्र तक मेरा प्रयास रहेगा, आपकी जितनी क्वेरी है सबको पूरा करने के, चूंकि मैं मैसेज देखता हूं, जवाब भले न दे पाऊं, लेकिन चीजों को देखता हूं और आपकी जितनी क्वेरी है मैं नोट करता हूं। और हमारे लिए हर एक छात्र छात्र ही है, और मैं हर छात्र की सभी जो उसकी क्वेरीज हैं उसको पूरा करना चाहता हूं। चाहे वो किसी ने पूछा है कि दिन दिवस के बारे में बताना है, उसके बारे में भी मुझे ध्यान है, मैंने नोट किया है। किसी छात्र ने कहा है कि करंट अफेयर्स उसको चाहिए, उसके लिए भी मैंने नोट किया है। किसी छात्र ने कहा है कि शोध समस्या में दिक्कत आ रही है, उसके बारे में पढ़ना है, तो इसको भी मैंने नोट किया है। चीजों को मैं देखता हूं, समझता हूं, और आपके हित के लिए जितना संभव हो सकता है वो करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। अब चलिए, इतना अगर आपने सुना है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, क्योंकि यह आपका बहुत कीमती समय था, लेकिन मन का उद्गार था, मेरे बताने का मन था। और अगर आपसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा, क्योंकि चीजें आपके लिए ही हैं, जुड़ा मैं आपसे ही रहता हूं, दिन भर आपके लिए ही प्रयासरत रहता हूं, इसलिए आपको बताना जरूरी था, ठीक है। तो यह जो समय है 15 मिनट का आपने अगर दिया है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, ठीक है। अब चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। आज है 1 मार्च, और 1 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देखते हैं। आज का देखिए पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस कक्षा से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन, ये रक्षक है, रक्षम नहीं है, प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है। आपको बताना है कि केंद्र सरकार ने किस कक्षा से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए है 5वीं कक्षा से, ऑप्शन बी है 8वीं कक्षा से, ऑप्शन सी है 9वीं कक्षा से, और ऑप्शन डी है 12वीं कक्षा से। तो आपको बताना है कि केंद्र सरकार ने किस कक्षा से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से अपने आंसर। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है कक्षा 9, 9वीं कक्षा से, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। केंद्र सरकार ने 9वीं कक्षा से छात्रों को प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। अब जैसे देखिए, अचानक से हार्ट अटैक की सिचुएशन होती है, जैसे मान लीजिए अचानक दिल का दौरा कहते हैं इसे, दिल का दौरा या हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी का अचानक से दिल का दौरा पड़े, और दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में क्या होता है कि लोग जो है सीने पे तेजी से दबाते हैं, ताकि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन हो वो तेजी से फिर से सामान्य हो जाए। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को ऐसी स्थितियों के बारे में बताने में कि अगर ऐसी सिचुएशन कहीं क्रिएट होती है तो उनको क्या करना है, इस संबंध में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उनके पाठ्यक्रम में जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। अब देखिए, पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं ये, पंजाब से है राज्यसभा सांसद, राज्यसभा सांसद हैं, और ये कहां से हैं, पंजाब से, ठीक है। इनका नाम है, पंजाब से राज्यसभा सांसद है संत बलबीर सिंह, संत बलबीर सिंह, बलबीर सिंह सीचेवाल, ठीक है, सीचेवाल, बलबीर सिंह सीचेवाल है ये। और ये जो है क्या है,
ये सांसद है, राज्यसभा सांसद है पंजाब से, और इन्होंने संसद में यह मुद्दा उठाया था कि भाई आजकल हार्ट अटैक जैसी चीजें इतनी तेजी से बढ़ती जा रही हैं, अगर किसी को क्विक रिस्पांस मिल जाए तो हो सकता है उसकी जान बचाई जा सकती है। इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कक्षा 9वीं से छात्रों को प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण को जो है प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। अब चलिए आज का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि भारत देश में सबसे अधिक गिद्धों की आबादी वाला राज्य कौन सा बना है। आपको बताना है कि भारत देश में सबसे अधिक गिद्धों की आबादी वाला राज्य, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए गिद्धों की सबसे ज्यादा आबादी, सोचिए ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हमें यह पूछना पड़ रहा है कि किस राज्य में गिद्ध सबसे ज्यादा है। पहले क्या होता था कि पहले गिद्धों की आबादी इतनी ज्यादा थी कि यह प्रश्न कभी नहीं बन सकता था। ठीक है ना, तो भारत में गिद्धों की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य आपको बताना है। और आप जानते हैं कि एक दवा है जिसका नाम था डाइक्लोफेनिक। क्या नाम था? इसे कहते हैं डाइक्लोफेनिक। डाइक्लोफेनिक, ठीक है, ये दवा थी जिसे डाइक्लोफेनिक, डिक्लोफेनिक इस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह जो दवा थी डाइक्लोफेनिक, यह पशु चिकित्सा में दर्द निवारक के रूप में प्रयोग होती थी। किसके लिए? यह पशु चिकित्सा में दर्द निवारक के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, दर्द निवारक के लिए। अब देखिए यह पशु चिकित्सा में दर्द निवारक के लिए डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता था। और लेकिन जब पशु मर जाता था, जिसका इलाज इस दवा से हुआ है, अगर वह पशु मर गया है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई है और उसके मांस को गिद्धों ने खा लिया, तो यह गिद्धों के लिए जहर का काम करता है। और डाइक्लोफेनिक युक्त मांस खाने से गिद्ध जो है 24 घंटे के अंदर मर जाते हैं। ठीक है, 24 घंटे के अंदर वह मर जाते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ कि भारत में जो गिद्धों की आबादी है वो बहुत तेजी से घटने लगी। हालांकि सरकार को जैसे ही यह पता चला कि गिद्धों की आबादी घट रही है तो उन्होंने डाइक्लोफेनिक के इंजेक्शन पे रोक लगा दिया वर्ष 2006 में ही। कब? वर्ष 2006 से ही डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन पर रोक लग गई है, लेकिन तब तक बात बिगड़ गई थी और बहुत सारे गिद्धों की प्रजातियां समाप्त होने की स्थिति में आ गई थी। बहुत सारे गिद्ध खत्म हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है गिद्धों की संख्या में फिर से वृद्धि हो रही है। अब देखिए यह प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक गिद्धों की आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक गिद्धों की आबादी वाला राज्य है। और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या है वह है 12,981। मतलब कुल गिने चुने गिद्ध हैं 12,981 गिद्ध वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो गिद्धों की आबादी जो है सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए उत्तर प्रदेश में एक जगह गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कहां स्थापित किया गया है? तो वह स्थापित किया गया है महाराजगंज में। यह भी याद रखिएगा। ठीक है, गिद्ध प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित किया गया है? तो महाराजगंज में स्थापित किया गया है। इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब देखिए अब गिद्धों के बारे में बहुत सी चीजें हैं लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि हाल ही में छोटी एसआईपी, तरुण योजना और मित्रा नामक 3 नई पहल की शुरुआत किसने की है? तो क्या है? एक है छोटी एसआईपी है, दूसरा है तरुण योजना और तीसरा है मित्रा। ठीक है, ये 3 नाम की 3 नई पहलों की शुरुआत किसने की है? तो ऑप्शन ए है आईएमएफ ने, ऑप्शन बी है एएमएफआई ने, ऑप्शन सी है एसबीआई ने और ऑप्शन डी है नीति आयोग ने। तो आपको बताना है कि छोटी एसआईपी, तरुण योजना और मित्रा नामक जो 3 नई पहलें हैं इसकी शुरुआत किसने की है? तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। तो देखिए छोटी एसआईपी, तरुण योजना और मित्रा नामक जो 3 पहल है इसकी जो शुरुआत हुई है वो किसने किया है? एएमएफआई ने। ठीक है ना, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया है, यानी इसे कहते हैं भारतीय म्यूचुअल फंड संघ। ठीक है ना, इसे कहते हैं एएमएफआई। ठीक है ना, एएमएफआई या एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसने छोटी एसआईपी, तरुण योजना और मित्र नामक 3 पहलों की शुरुआत की है। ठीक है, देखिए आर्थिक जमाना है, सरकार भी आर्थिक स्थितियों पर ही ज्यादा जोर दे रही है, सबको हर हाथ को काम देने का प्रयास कर रही है। काम देने का मतलब नौकरी नहीं, रोजगार की बात है। ठीक है ना, तो देखिए चूंकि आर्थिक युग है इसलिए
ऐसे जो प्रश्न आते हैं इन पे भी मतलब ध्यान देना आवश्यक है। इस समय भले ही शेयर मार्केट की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन देखिए प्रश्न जो है छोटी एसआईपी, तरुण योजना और मित्र नामक ये जो 3 पहल है, यह भी कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। अब चलिए इन तीनों योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये तीनों योजनाओं की जो शुरुआत है ये एएमएफआई ने किया है, ठीक है। अब इनका उद्देश्य क्या है? इन योजनाओं का जो उद्देश्य है वह है, उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। क्या है? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, साथ ही लोगों में जो है निवेश करने की आदत पैदा करना, साथ ही निवेश के साथ छोटी छोटी बचत करने की आदत पैदा करना, ठीक है ना। जब बचत करेंगे तभी तो निवेश करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार जो है एक और इसमें जो मित्र योजना है, इसका जो उद्देश्य है वह क्या है? वह है कि अगर कोई निवेश खो गया है, आपके परिवार का निवेश है या जिसके नाम से निवेश है उसकी मृत्यु हो गई है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मित्र योजना के द्वारा उसका पता भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इन तीनों के बारे में। एक देखिए इसमें दिया है छोटी एसआईपी। क्या है? देखिए इन तीनों के बारे में, योजनाओं के बारे में जल्दी से जानेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक है छोटी एसआईपी, ठीक है, छोटी एसआईपी है। दूसरी है तरुण योजना। क्या है? तरुण योजना है। और तीसरा है मित्र योजना या मित्रा, जिस नाम से आप जाने, मित्र योजना है, ठीक है ना। मित्र योजना है। ये 3 पहले हैं। अब देखिए छोटी एसआईपी, सबसे पहले जानते हैं एसआईपी क्या होती है। एसआईपी क्या होती है? इसे कहते हैं सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं एसआईपी को, ठीक है ना। अब इसमें एसआईपी होती क्या है आखिर? एसआईपी जो है एक निवेश का तरीका है, ठीक है। निवेश का तरीका है एसआईपी। अब देखिए मैं अर्थव्यवस्था नहीं, करंट ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन चूंकि सामने ऐसा क्वेश्चन है कि आपको बताना पड़ रहा है ताकि ये चीजें आपको बेहतर समझ में आ जाए। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है ये, जिसे एसआईपी कहते हैं। और यह क्या है? यह निवेश का एक तरीका है जिसमें आप हर महीने या नियमित अंतराल पर, 15 दिन पे, 1 महीने पे, 20 दिन पे, या जो है नियमित अंतराल पर छोटे छोटे निवेश कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे निवेश कर सकते हैं, ठीक है। निवेश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपया निवेश करना चाहते हैं, तो हर महीने 1000 निवेश करेंगे, ठीक है ना। अब कुछ दिन बाद क्या होगा कि जैसे आप हर महीने 1000 निवेश करते हैं, और अगर आपने 10 साल निवेश कर दिया ऐसे हर महीने के हिसाब से, मान लीजिए 10 साल तक आपने निवेश किया, तो 10 साल तक जब आप निवेश करेंगे तो यह जो रुपया होगा, यह क्या होगा? यह एक बहुत बड़ी रकम बन चुकी होगी, एक बहुत बड़ी पूंजी बन गई होगी, ठीक है। तो इसीलिए छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए या उसके लिए आदत विकसित करने के लिए एसआईपी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए जो नई छोटी एसआईपी आई है उसमें क्या है? छोटी एसआईपी के तहत क्या हुआ है कि निवेशक सिर्फ 250 रुपए से, कितना? सिर्फ 250 रुपए मात्र से निवेश शुरू कर सकते हैं, एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और यह जो है, यह योजना किसके लिए है? निर्धन लोगों के लिए अच्छी योजना बताई गई है, ठीक है। मतलब निर्धन लोगों के लिए, निर्धन का मतलब जिसके पास धन ना हो, तो जब जिसके पास धन नहीं होगा वो कहां से 250 रुपए लाएगा? तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत धनी तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो यह शब्द निर्धन तो मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो यह क्या है? जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास बहुत आमदनी का साधन नहीं है, उनके निवेश के लिए, उन्हें निवेश के लिए, बचतों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छोटी एसआईपी सिर्फ 250 रुपए से शुरू करने की योजना एक लाई जाएगी, ठीक है। दूसरा है तरुण योजना। तरुण योजना क्या है? इसके तहत क्या होगा? देखिए इसके बारे में, इसको अलग से भी पूछा जा सकता है कि तरुण योजना क्या है। तो स्कूलों में बच्चों को निवेश के बारे में सिखाया जाएगा, ठीक है, सिखाया जाएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तरुण योजना के तहत क्या होगा? स्कूलों में बच्चों को निवेश के बारे में सिखाया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है मित्र योजना, ठीक है। अब ये मित्र योजना क्या है? अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो अपना पुराना भूल गया है, कोई निवेश, कोई म्यूचुअल फंड निवेश किया है और भूल गया है, या परिवार का कोई निवेशक है जिसकी मृत्यु हो गई, तो देखिए पुराने निवेश को या निवेशक की मृत्यु की स्थिति में, या निवेशक की मृत्यु की स्थिति में अपने निवेश का पता लगाना है, ठीक है ना। अपने निवेश का
पता लगाना और जो है उसमें निवेश करना, ठीक है ना, अपने निवेश का पता लगाना और पता लगाकर आप उसमें क्या कर सकते हैं, दोबारा फिर उसमें निवेश भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब ये हो गई ये 3 तरह की योजना, छोटी एसआईपी, तरुण योजना और मित्र योजना। ये तीनों योजनाएं किसने चलाई हैं, एएमएफआई ने, यानी भारतीय म्यूचुअल फंड संघ ने चलाई है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है और उसके बारे में जितना डिटेल हो सकता था मैंने बताने का प्रयास किया है। अब अगला देखते हैं, आज का हमारा जो चौथा प्रश्न है वह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। आपको बताना है कि अभी तक आपने केवल यह देखा होगा कि ज्यादातर हम ऐसे प्रश्नों को पढ़ते रहे हैं जहां भारत में गणतंत्र दिवस समारोह पे कौन मुख्य अतिथि रहा है या विभिन्न समारोहों में कौन मुख्य अतिथि रहा है। लेकिन पहली बार आप देखिए, पहली बार नहीं, इसके पहले भी चीजों को पढ़े हैं, लेकिन इस बार देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे, ठीक है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है मॉरिशस, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है कतर और ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। देखिए वह देश है मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने जा रहे हैं और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए मॉरिशस का जो राष्ट्रीय दिवस होता है वो किस तिथि के होता है, वह होता है 12 मार्च के दिन। 12 मार्च के दिन को मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस मनाएगा, ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री को जो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वह कौन है, देखिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम। कौन है, नवीन राम गुलाम जो है यह मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं और नाम से ही आपको लग गया होगा कि नवीन राम गुलाम जो है भारतीय मूल के हैं, ठीक है ना। और इन्होंने यह घोषणा की कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है ना। तो कौन मुख्य अतिथि होंगे, नरेंद्र मोदी 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए आप जानते हैं कि मॉरिशस जो है पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित है। कहां स्थित है, पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस, ठीक है ना। और भारत और मॉरिशस के संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, चाहे वो ऐतिहासिक रूप से, जनसांख्यिकी रूप से और सांस्कृतिक रूप से, हर रूप से भारत और मॉरिशस के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जो मॉरिशस की आबादी है 1.2 मिलियन वहां की आबादी है मॉरिशस की, ठीक है ना। अब इस आबादी में लगभग 70% भारतीय मूल के लोग हैं, ठीक है। यह भी ध्यान रखिएगा, मॉरिशस की 70% आबादी में कुल आबादी में 70% लोग जो है भारतीय मूल के हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। 70% भारतीय मूल के हैं मॉरिशस की पूरी आबादी में, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, मॉरिशस की राजधानी बताइए जल्दी से, अभी इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। क्या है, पोर्ट लुइस है मॉरिशस की राजधानी, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसमें देखिए ए ऑप्शन सही है, इसे भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, आज का हमारा 5वां प्रश्न है, 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में 139 कलाकारों ने कितने घंटे तक लगातार नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आपको बताना है कि 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में 139 कलाकारों ने लगातार कितने घंटे तक नृत्य किया और जिससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ऑप्शन ए है 24 घंटे, ऑप्शन बी है 24 घंटे से अधिक, ऑप्शन सी है 25 घंटे और ऑप्शन डी है 48 घंटे। तो बताइए 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में 139 कलाकारों ने कुल कितने घंटे तक नृत्य किया लगातार। तो देखिए 24 घंटे से अधिक, ठीक है ना। 24 घंटे से अधिक 139 कलाकारों ने खजुराहो नृत्य महोत्सव में लगातार नृत्य किया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा और इसे जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, ठीक है, दर्ज किया गया। और इसे किस नाम से दर्ज किया गया, शास्त्रीय नृत्य मैराथन रिले का शास्त्रीय नृत्य मैराथन रिले का सर्टिफिकेट जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव को सौंपा किसने सौंपा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने, ठीक है ना। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऑफिशियल टीम ने इसे, ये जो 139 कलाकारों ने 24 घंटे से अधिक समय तक लगातार
मतलब नृत्य किया 24 घंटे 9 मिनट और 26 सेकंड, इसमें जोड़ दीजिए 9 मिनट और 26 सेकंड। ठीक है, तो इतनी देर तक जो नृत्य किया उसके लिए जो है इन्हें शास्त्रीय नृत्य मैराथन रिले का सर्टिफिकेट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मुख्यमंत्री को दिया है। ठीक है ना। अब इसमें जो कलाकार थे, इन कलाकारों ने कौन कौन से नृत्य किए, तो देखिए इन्होंने कथक नृत्य किया, ठीक है, कथक के साथ भरतनाट्यम किया, भरतनाट्यम का नृत्य किया, उसके साथ इन्होंने कुचिपुड़ी का नृत्य किया, कुचिपुड़ी का नृत्य किया, उसके बाद इन्होंने मोहिनी अट्टम का नृत्य किया, मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम का नृत्य किया, और उसके बाद ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दी, किसकी, ओडिसी की। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक जिम्मेदारी सौंपता हूं, ये सारे नृत्य कहां कहां होते हैं, आप जो है इसकी एक लिस्ट बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, भरतनाट्यम कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, और ओडिसी कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। आप इन सभी नृत्यों के बारे में सर्च करिए अगर आपको नहीं आते हैं, और सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि ये सारे नृत्य किन किन राज्यों में फेमस है। ठीक है, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम और ओडिसी। बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान सा प्रश्न है, आप जल्दी से इसके आंसर हमें बता दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, आज का हमारा 6वां प्रश्न है, बांग्लादेश के बाद बीओबीपी आईजीओ की अध्यक्षता किस देश को मिली है। आपको बताना है कि बांग्लादेश के बाद बीओबीपी आईजीओ की अध्यक्षता किस देश को मिली है। तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है नेपाल। तो जल्दी से आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए इसका जो सही आंसर है, बीओबीपी आईजीओ का जो सही आंसर है वो कौन सा है, इसकी अध्यक्षता मिली है भारत को। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। अब देखिए आइए देख लेते हैं आखिर बीओबीपी आईजीओ का फुल फॉर्म क्या है, आखिर ये है क्या। देखिए बीओबीपी आईजीओ का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम, प्रोग्राम, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम यानी बीओबीपी। ठीक है, उसके बाद आईजीपी आईजीओ है मतलब इंटर गवर्नमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बीओबीपी का मतलब है बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। अब देखिए यह 4 देशों का एक संगठन है, यह जो है क्या है, बीओबीपी एक 4 देशों का संगठन है। ठीक है, 4 देशों का संगठन है। अब इन 4 देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं उनको जान लेते हैं। तो पहला देश है इसमें भारत, ठीक है, एक भारत है। दूसरा इसमें कौन शामिल है, श्रीलंका है, श्रीलंका है। तीसरा कौन है, मालदीव है, भारत, श्रीलंका, मालदीव है। ठीक है, और चौथा कौन सा देश है, चौथा है बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 4 देश हैं बीओबीपी में। ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में ये 4 देश शामिल हैं। ठीक है ना, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है और बांग्लादेश है, ये 4 देशों का संगठन है। ठीक है ना। अब अभी तक इस संगठन की जो अध्यक्षता कर रहा था वो कौन कर रहा था, बांग्लादेश कर रहा था। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न में ही लिखा है कि बांग्लादेश के बाद, तो अभी तक बांग्लादेश इसकी अध्यक्षता कर रहा था, लेकिन अब इसकी अध्यक्षता किसे मिली है, अब भारत को इस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी बीओबीपी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, भारत को। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यह भी। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है कि नई दिल्ली स्थित भाकरी अनूप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, देखिए आपको बताना है कि नई दिल्ली स्थित भाकरी अनूप यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या परिषद इसे कहते हैं। ठीक है, भाकरी अनूप का मतलब है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया। तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है किरण रिजिजू और ऑप्शन डी है शिवराज सिंह चौहान। तो बताइए कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 इसका उद्घाटन किसने किया। ठीक है, तो देखिए इसका उद्घाटन किसने किया है, इसका उद्घाटन किया है शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया है, यह देखिए इस मेले का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा। ठीक है ना, और इस मेले का जो उद्घाटन है वह किया है शिवराज सिंह चौहान ने। और शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में किस पद पे हैं, तो यह है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा
ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण तथा ग्रामीण विकास मंत्री, विकास मंत्री, ठीक है। तो केंद्रीय कृषि किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और इन्होंने पूसा कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन किया है और यहाँ उन्होंने एक कार्यक्रम को भी लॉन्च किया, एक पहल को भी, जिसे कहते हैं लैब टू लैंड। क्या है? लैब टू लैंड, मतलब प्रयोगशाला से जमीन तक, भूमि तक, ठीक है। तो लैब टू लैंड इस पहल की शुरुआत भी की, ठीक है, पहल की शुरुआत की, ठीक है। तो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किया है शिवराज सिंह चौहान ने और यहां से इन्होंने लैब टू लैंड पहल की भी शुरुआत की है, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया जाएगा। आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया जाएगा। ऑप्शन ए है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी है भोपाल में, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ में और ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो आपको बताना है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया जाएगा। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का जो आयोजन है वह किया जाएगा हैदराबाद में, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन जो किया जाएगा वो कहां पे? हैदराबाद में किया जाएगा। और इस अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन है? जो प्रमुख कलाकार हैं इस अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के प्रमुख कलाकारों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से हैं, नाम याद रखते हैं। तो देखिए पहले हैं अर्नाल्डो ड्रेस गोंजालेज। कौन है? अर्नाल्डो ड्रेस गोंजालेज, ठीक है, गोंजालेज एक ये है। दूसरे हैं स्वेन कैलहर्ट, ठीक है, यह भी है, इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अर्नाल्डो ड्रेस गोंजालेज ये कहां के हैं? यह जो है वेनेजुएला के हैं, ठीक है, वेनेजुएला। और दूसरे हैं स्वेन कैलहर्ट, ये कहां के हैं? ये हैं जर्मनी के, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। अब देखिए सुधाकर चिप्पा भी हैं, सुधाकर एक है जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, सुधाकर चिप्पा, ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा। ये क्यों प्रसिद्ध है? टेराकोटा की पारंपरिक सीमाओं को विस्तारित कर तैरती हुई ज्यामितीय संरचनाएं बनाते हैं, ठीक है ना। तो सुधाकर चिप्पा जो है तैरती हुई ज्यामितीय संरचनाएं बनाते हैं, ठीक है, मूर्तियां बनाते हैं, याद रखिएगा, संरचनाएं बनाते हैं, ठीक है। तो सुधाकर चिप्पा भारत की तरफ से शामिल हो रहे हैं। अब देखिए यह जो अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन है यह कहां आयोजित हो रहा है? यह हो रहा है हैदराबाद में, ठीक है। अब देखिए इसमें मुख्य कलाकारों के नाम भी हमने बता दिए जो बहुत आवश्यक नहीं है, अगर आप चाहें तो इन्हें पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहां आयोजित होने वाली है? तो हैदराबाद में, ठीक है। अब आज के नवे प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा नवा प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न को मैं पढ़ा गया था लेकिन माइक की आवाज ही चली गई थी, तो इसको मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है, इसीलिए पूरा नोट्स लिखा हुआ है, तेजी से पढ़ा देंगे। देखिए भारत कब तक तीसरा बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा? आपको यह बताना है कि भारत कब तक तीसरा बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। तो देखिए वर्ष 2026 तक भारत दुनिया का तीसरा बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक कंपनी है, भारत की एक संस्था है जिसे कहते हैं डेलाइट इंडिया। क्या कहते हैं? डेलाइट इंडिया। इसने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। उसी के संबंध में चर्चा करेंगे कि डेलाइट इंडिया की जो रिपोर्ट है वो क्या है। देखिए भारत का जो निजी खपत है वह वर्ष 2013 में $1 ट्रिलियन था, ठीक है, लेकिन वर्ष 2024 में यह बढ़कर 2.1 ट्रिलियन हो गया है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिए। इस तरह से जो भारत की निजी खपत है उसमें 7.2% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। अब निजी खपत में जो 7.2% की वृद्धि हो रही है यह अमेरिका से अधिक है, चीन से अधिक है और जर्मनी से अधिक है, ठीक है ना। इस प्रकार जो है भारत 2026 तक तीसरा बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने की तरफ अग्रसर है। अब देखिए जो डेलाइट इंडिया है इसने एक अपनी रिपोर्ट दी है, ठीक है। डेलाइट इंडिया की जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट का नाम देख लेते हैं कि भारत का बदलता विवेकाधीन खर्च, ब्रांडों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। ये पूरी रिपोर्ट का नाम है भारत का बदलता विवेकाधीन खर्च, ब्रांडों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। ये डेलाइट इंडिया द्वारा जारी की गई रिपोर्ट का नाम है, ठीक है ना। अब देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से डेलाइट इंडिया ने बताया है कि भारत वर्ष 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही 2030 तक सालाना $10,000 से अधिक कमाने वाले भारतीयों की जो संख्या है वह 3 गुनी हो जाएगी,
ठीक है ना। क्या होगा कि वर्ष 2030 तक सालाना $10,000 से अधिक कमाने वाले जो भारतीयों की संख्या है वह 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, वर्ष 2030 तक भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वह $4,000 से अधिक हो जाएगी, यह भी डेलाइट इंडिया ने कहा है। साथ ही एक रिकॉर्ड और उसने दिया है कि वर्ष 2024 में भारत में जो क्रेडिट कार्ड धारक है उनकी संख्या है 10.2 करोड़, जो वर्ष 2030 तक हो जाएंगे 29.6 करोड़, यानी लगभग 3 गुना, ठीक है ना। तो इसे भी याद रखिएगा। अब इस तरह से यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनेगा, तो वर्ष 2026 तक, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है। अब देखिए, ऐसा प्रश्न मैं पढ़ा गया था लेकिन माइक में आवाज नहीं थी, ठीक है, डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए दोबारा इसको पढ़ाना पड़ रहा है। 10वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने नैनामृतम 2.0 नामक एक एआई संचालित, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है। अगर आपसे कोई पूछे कि नैनामृतम 2.0 क्या है, तो यह है कि एआई संचालित नेत्र जांच पहल का नाम है नैनामृतम 2.0, ठीक है। तो केरल सरकार ने इस पहल की शुरुआत की है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, केरल सरकार ने एआई का उपयोग आंखों की जांच के लिए करने का फैसला लिया है और पहली बार किसी सरकार ने सरकारी प्रोग्राम में किसे एआई को समाहित किया है, ठीक है ना। अब देखिए, एआई का प्रयोग क्यों करना चाहती है केरल सरकार। केरल सरकार का मानना है कि जो आंखों की गंभीर बीमारियां हैं उसको समय से पहले उसके बारे में जानकारी करने के लिए एआई का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। एआई जो है, अब देखिए, जो गंभीर बीमारियां हैं जैसे ग्लूकोमा को काला मोतिया के नाम से जानते हैं, डायबिटीज रेटिनोपैथी को डीआर के नाम से भी जानते हैं, डायबिटीज रेटिनोपैथी है, और एक उम्र के हिसाब से एक बीमारी होती है जिसे मैस्कुलर डिजनरेशन या एएमडी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो बीमारियां हैं यह आंखों की गंभीर बीमारियां हैं और शुरुआत में ही एआई के सहयोग से अगर इनका पता चल जाता है तो इनका इलाज संभव हो सकता है, ठीक है। तो इसी के लिए केरल सरकार ने यह प्रयास शुरू किया है, नैनामृतम 2.0 नामक एआई संचालित नेत्र जांच पहल की शुरुआत की है और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एआई का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला सरकारी कार्यक्रम हो गया है यही नैनामृतम 2.0 और केरल सरकार, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के यानी 1 मार्च के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा और इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।